मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू। इस लॉकडाउन सेशन में बहुत सारे बच्चे 10th लेवल के भी मैसेज कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि सर कुछ 10th लेवल का भी लाइट सेक्शन का या फिर इलेक्ट्रिक करंट सेक्शन का कुछ वीडियो बनाइए, हम लोग को भी कुछ बेनिफिट हो। तो आज हम रिफ्लेक्शन कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। रिफ्लेक्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक से थोड़ा ऊपर उठ करके 10th लेवल से थोड़ा ऊपर उठ करके हम बताने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज रिफ्लेक्शन पहला क्लास स्टार्टिंग से, बारीकी से समझेंगे वीडियो बिना स्किप किए हुए। तो आइए आज शुरू करते हैं फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे 10th लेवल रिफ्लेक्शन। पहली बात, रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबको जानते हैं कि रिफ्लेक्शन में कहीं से भी किसी मीडियम से लाइट आ रही होती है, किसी सरफेस से रिबाउंस करके रिटर्न उसी मीडियम में लौट जाती है। मीन्स व्हेन अ लाइट रे falls from a medium and return back in same medium, then this phenomena is called reflection. कोई जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन होने के लिए जो बाउंड्री है वो सॉलिड बाउंड्री ही चाहिए। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन एयर में भी हो सकता है। लिक्विड सरफेस से तो होते हैं, देखते ही हो, बट एयर में भी पॉसिबल है रिफ्लेक्शन होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं। When light rays coming from a medium and return back in same medium after striking from a surface, then this phenomena of light is called refraction. ध्यान रहे, रिटर्न बैक इन सेम मीडियम स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस। कोई जरूरी नहीं है कि यह सरफेस सॉलिड ही हो, लिक्विड और गैसियस सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होते हैं। अब ये आप रिफ्लेक्शन के डिफिनीशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ टर्म आता है। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? कहने के लिए तो ऐसे बच्चे तुरंत रट लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, बट उसमें एक चीज समझने वाली है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दुनिया जानती है कि रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। पहला कि किसी भी सॉलिड सरफेस, अभी फिलहाल हम रिफ्लेक्शन को सॉलिड सरफेस से ही डिफाइन कर रहे हैं, अगर इंसिडेंट लाइट, जो लाइट किसी मीडियम से किसी सोर्स से आ रही है, टकराने से पहले उस लाइट को क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट लाइट। जो लौट करके चली गई उसको रिफ्लेक्टेड लाइट। एंड बीच में सरफेस पे परपेंडिकुलरली एक ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो एक तो कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा आप कहते हो कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल तीनों एक पॉइंट पे लाई करते हैं। सही बात, ये भी समझ आई। इसमें एक वर्ड और जोड़ा जाता है कि सेम पॉइंट पे लाई करते हैं एंड सेम प्लेन में आकर करते हैं। ये सेम प्लेन आकर होने का क्या फंडा है, समझते हैं। अब कहेंगे कोई सॉलिड सरफेस, फिलहाल अभी हम प्लेन सरफेस से ही दिखा रहे हैं, कोई लाइट इंसिडेंट हुई एंड ये रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट,
इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। यहाँ एक और टर्म आप डिफाइन कर सकते हो, इस एंगल को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल काम आएगा भविष्य में। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस एंगल आई इक्वल्स एंगल आर। यहाँ हम ये सब चीज डिफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। आप सुन रहे हो, लिख लोगे खुद से। इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड reflected light is called angle of reflection, and angle between incidence light and mirror is called glancing angle. Second कहता है incident light reflected light and normal meet at common point and lie in same plane, जिसको कोप्लानर भी बोलते हैं। ये लाई इन सेम प्लेन का क्या मतलब है, जरा गौर फरमाएंगे। आप देखो, जैसे हम ये एक सॉलिड सरफेस दिखा रहे हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये एक सॉलिड सरफेस है। इधर से हम कोई लाइट ऐसे लेके आए सरफेस पे, यहाँ पहुंचा, समथिंग रिफ्लेक्ट होके दनादन इधर भाग गए। यहाँ पे हम एक नॉर्मल डिफाइन कर लिए, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट मान लो थोड़ी देर के लिए, ये इंसिडेंट लाइट इधर हम समथिंग कुछ 45 डिग्री पे लेके आए, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से ये रिफ्लेक्टेड लाइट क्या इधर निकल सकता है? कभी नहीं। क्या कभी इधर निकल के आ सकते हैं? कभी नहीं। इस प्लेन से अगर ऐसे इन हुआ है, देन उसी प्लेन में ऐसे आउट होगा। अगर हम ऐसे भी आउट करा दे, इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। तीनों इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। बट तीसरा जो है कि लाइट इन सेम प्लेन, जब तक कि इसको फॉलो नहीं कराएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अधूरा है। इंसिडेंट लाइट जस्ट अपोजिट से निकलते हैं रिफ्लेक्शन। कभी देखते हो कि लाइट ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे भाग गई? कभी नहीं। अगर लाइट को आप इधर से लेके ऐसे आ रहे हो, देन रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे ही निकलेगी। क्लियर? तो ये चीज ही है आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ओरिजिनल मतलब दिखाता है कि सेम प्लेन होने का मतलब कि एक कोप्लानर, एक ही प्लेन में, जिस प्लेन में नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट है, उसी प्लेन में जस्ट अपोजिट फेस से सेम एंगल बनाते हुए लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। बहुत ही जरूरी है, नोट कीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन। बाबू, अगर फिजिक्स रियली अच्छा करना है तो न्यूमेरिकल सेक्शन पे अभी से ध्यान दोगे। अभी आज स्टार्टिंग क्लास है, न्यूमेरिकल लगाना सिखाएंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाओ, जीनियस बनोगे। अदरवाइज डिफिनेशन रखते रह जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेन है मोटो न्यूमेरिकल लगाना सीखना। रिफ्लेक्शन फालतू का चीज है, 2 मिनट में फटाफट से खत्म करते हैं। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड
इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन मीन्स वैसे रिफ्लेक्शन, उस सरफेस से रिफ्लेक्शन जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करे, और जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो ना करे उसको हम क्या बोल रहे हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लिख सकते हैं इट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए मींस रेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन दो तरीके का आप करवा सकते हो, थ्रू प्लेन सरफेस या थ्रू कर्व सरफेस। ये सारे के सारे रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही आएंगे। प्लेन सरफेस, कन्वेक्स सरफेस, कनकेव सरफेस, ये सारे के सारे रेगुलर रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। मींस ये तीनों के तीनों सरफेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। इसमें आप लिख सकते हो इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कौन सा सरफेस है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है? जो जिगजैग सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करने देता है। मींस इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू जिगजैग सरफेस। इरेगुलर सरफेस है वो, मींस कुछ इस टाइप का सरफेस बना दे, यहाँ पे आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कराने चलोगे तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा। तो ये चीज हमें नहीं पढ़ने है, सिलेबस में नहीं है, फालतू का। इसमें कोई क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो ही नहीं किया, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगा पाएंगे। मेन मैथमेटिक्स हमारे पास कहाँ आएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन से, मींस थ्रू कर्व सरफेस एंड थ्रू प्लेन सरफेस। अब एक्चुअली रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से होता है उस सरफेस को क्या बोलते हैं? मिरर। मिरर मींस एक ऐसा सरफेस जिसका एक एंड सिल्वर्ड किया हो एंड दूसरा एंड ब्राइट हो, जहां से रिफ्लेक्शन होता है। वो चमकीला सरफेस होता है, चिकना सरफेस होता है, वहां से लाइट आते हैं, टकराते हैं और रिटर्न होके भाग लेते हैं। अब और टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर। पहला प्लेन मिरर, दूसरा कर्व मिरर। इस कर्व मिरर के दो पार्ट होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स। प्लेन मिरर देखते आ रहे हो बचपन से, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर शायद नया है। ये दोनों कर्व सरफेस के पार्ट है। कर्व मिरर मींस, जब भी आप पहले प्लेन को डिस्कस करो, प्लेन मिरर मींस जस्ट लाइक ये। कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर मींस कर्व मिरर जो होता है वो किसी एक स्फेरिकल सरफेस का कट किया हुआ पार्ट होता है। अब हम एक पार्ट स्फेरिकल सरफेस का कट किया, पूरा ये स्फेयर है, इसके हम कुछ पार्ट को कट करके दिखा रहे हैं, और कि हम इतने से पार्ट को कट किए। ये कौन सा मिरर है? देखो कौन सा मिरर है बाबू? अभी कोई मिरर नहीं है। जब तक हम सरफेस को सिल्वर्ड नहीं करेंगे मिरर नहीं बनेगा। सिंपल है, ये कर्व सरफेस है बस। अगर हम इस सरफेस को आउटसाइड से सिल्वर्ड कर दे, मींस जो धंसा हुआ सरफेस है उसको हम छोड़ दें फ्री रिफ्लेक्शन के लिए, ये कौन सा मिरर बनेगा? कनकेव मिरर। अगर इसी मिरर को हम इधर से सिल्वर्ड करके इस इधर से छोड़ दे, मींस कुछ इस शेप में, ये बन गया अपने पास कन्वेक्स मिरर। मींस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस धंसा हुआ हो, इस शेप में हो, ये कनकेव, एंड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ हो, इधर से सिल्वर्ड कर दे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन ये कन्वेक्स मिरर। आएंगे इस पे, पहले इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्लेन मिरर का जन्म कुंडली पहले बनाते हैं।
पहले आप डालो प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कहीं भी किसी भी मिरर से या किसी भी सरफेस से इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 रिफ्लेक्टिंग रे चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए किसी भी 2 रिफ्लेक्टेड लाइट को आप ड्रॉ करो। वो रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे उसी पॉइंट पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होते हैं। वी नीड at least 2 reflected light for formation of image, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो ये कितने तरीके से, जैसे मान लो कि आपके पास एक ये प्लेन सरफेस है, आप किसी लाइट को ऐसे ला रहे हो नॉर्मली ला रहे हो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 90 डिग्री नहीं 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनाते हैं, नॉर्मल के साथ। तो अगर आप लाइट नॉर्मली ला रहे हो तो इसका नॉर्मल भी यही ड्रॉ होगा, तो नॉर्मल के साथ इसका कितना एंगल बना हुआ है, 0 डिग्री। मीन्स अगर 0 डिग्री एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो क्या होगा, 0 डिग्री एंगल पर ही रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। मीन्स अगर सरफेस पे परपेंडिकुलरली हम लाइट को लेके आ रहे हैं, देन रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। अगर पीछे दिखाने हैं तो डॉटेड लाइन वर्चुअली दिखाने पड़ेंगे। इस पूरे रिफ्लेक्शन में जहां भी रेगुलर लाइन होगा मतलब वो एक्चुअल लाइन है, डॉटेड लाइन है मतलब वो वर्चुअल लाइन है। तो आप एक इस तरीके से करा रहे हो रिफ्लेक्शन। दूसरा रिफ्लेक्शन, आप किसी खास एंगल पे अगर लाइट को लेके जा रहे हो तो यहां से यहां स्ट्राइक करेगा सरफेस पे, वहां नॉर्मल बनेंगे और उसी तरीके के एंगल से ये लौट जाएंगे आई और आर। ये इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये पहला और ये दूसरा, ये 2 तरीके के रिफ्लेक्शन अपने पास है। इस दोनों को अगर हम एट ए टाइम एक जगह दिखाए तो यही हमें इमेज फॉर्मेशन करवा के दिखा देगा। हम दोनों को एक साथ मर्ज करते हैं, देखते हैं। आप एक चीज देखो, दिस और दिस, इस दोनों को एक साथ प्लॉट करो, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 चाहिए। 2 से ज्यादा जितना करोगे, कुछ भी करो, इमेज उसी पोजीशन पे बनेंगे जिस पोजीशन पर इस दोनों को मर्ज करने से बना है। कीजिए आप इधर एक दिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो एक तो यहां से लाइट ऐसे 0 डिग्री एंगल पे आप लेके जाओ और 0 डिग्री एंगल से ही ये ऐसे लौट जाएगा पीछे की तरफ डॉटेड लाइन। दूसरा, आप किसी भी एंगल से लाइट को निकालो ऐसे, तो जितना एंगल पर ये इंसिडेंट हुआ उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट होके ऐसे ये भाग जाएगा। तो क्या ये लाइट और ये लाइट आपस में कहीं कटेंगे क्या, कभी नहीं। तो कट करने के लिए इसको अगर हम पीछे प्रोसीड कर दे तो शायद कहीं ना कहीं यहाँ वर्चुअली कट जाएगा, यहाँ पे इमेज होंगे। आप गौर से देखो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये इमेज डिस्टेंस कहलाता है, जी से दिखाते हैं मिरर से इमेज का डिस्टेंस। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही पर एक ड्रॉ करो, आपको मन कर रहा है कि एक और करें, एक और ऐसे खींचो नीचे की तरफ, रिफ्लेक्शन दिस, फिर से वापस से इसको मिलाओगे, यहीं पे आकर के मिलेंगे। तो हम फिगर को क्यों गंदा करें जब 2 से ही मेरा काम हो रहा है। तो इस तरीके से आप इमेज फॉर्मेशन करते हो प्लेन मिरर से। करो तो फटाफट नोट। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी लिख लो कि प्लेन मिरर कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ
प्लेन मिरर। पहला प्रॉपर्टी आप देखो, इस प्लेन मिरर किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर हम माने कि एक कर्व लाइन है तो इसका कर्वेचर कितना बड़ा होगा, इनफाइनाइट पे। जैसे आप मान लो एक ये छोटा सा कर्व सरफेस है, इसमें कट किया एक कर्व लाइन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। लेकिन अगर हम बड़े से स्फीयर में बात करें और इसका एक छोटा सा सेक्शन हम मिटा के बना ले, देखो तो ये क्या कर पा रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है। इसको और छोटा करो तो अब डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि कर्व लाइन है कि स्ट्रेट लाइन है। मींस अगर ये स्ट्रेट लाइन है मींस ये भी किसी ना किसी कर्व सरफेस का ही पार्ट है, लेकिन जिसका कर्वेचर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो हम एक प्लेन मिरर को भी मानते हैं कि ये किसी ना किसी कर्व मिरर का ही पार्ट है, लेकिन इसका कर्वेचर बहुत बड़ा है, मींस फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएंगे। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इंफिनिटी होते हैं, पहला। दूसरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो इक्वल होगा इमेज डिस्टेंस के। तीसरा, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनते हैं वो वर्चुअल बनते हैं, सीधा बनते हैं और मिरर के पीछे बनते हैं। इमेज, एक चीज गांठ बांध के याद रखोगे, जितने भी वर्चुअल इमेज बनते हैं वो सीधा बनता है और जितना भी रियल इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, हिंदी वाले भी लिख लो, काल्पनिक, हिंदी में लिखने आता है। इज वर्चुअल मीन्स काल्पनिक इमेज बना हुआ है, लिख लोगे हिंदी में अपना, जिसको हिंदी में लिखने का मन है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, डायरेक्ट मतलब सीधा, एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर का इमेज बनता है, सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है। मींस ये काल्पनिक इमेज बनता है, सीधा बनता है और सेम साइज का बनता है। मींस ऐसे कहें तो प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होते हैं वो 1 होंगे, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज बराबर होता है। चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर shows lateral inversion। ये लैटरल इन्वर्जन क्या होता है आप कहीं जानते भी होंगे। जैसे मान लो प्लेन मिरर, इधर अगर ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट लिखे हैं आर, इसका इमेज कैसा बनेगा, देखो तो कुछ ऐसा इमेज बनेगा। तो ये क्या उल्टा इमेज है कि सीधा इमेज है? उल्टा इमेज तब होता है जैसे मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज उल्टा हम तब कहते हैं जब इसका इमेज ऐसा बनता। नहीं, अपने पास अगर हाथ इधर से ऐसे रखे हुए हो तो इस हाथ का जस्ट इमेज तुम्हारा इस साइड में इधर दिखाई देगा ऐसे। अगर मान लो कि इस मार्कर का हम ये ऐसे रखे हुए हैं ये, तो जस्ट इसका इमेज जो बनेगा इमेज वाले पार्ट में भी ऐसे नहीं बनेंगे, इमेज वाले पार्ट में जस्ट ऐसा इमेज बनेगा इस आर। वैसे ही मान लो कि अगर हम यहाँ एल तो जस्ट इमेज कैसा बनेगा इस तरीके का। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यही है अपना लैटरल इन्वर्टेड इमेज। प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हो तुम्हारा दाहिना हाथ बायां दिखाई देता है, बायां हाथ दाहिना दिखाई देता है, यू बोलो तो वही है लैटरल इन्वर्जन। यहाँ पर एक जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है,
ऐसे ही चलते फिरते कि इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट में कितने ऐसे लेटर हैं जो लैटरल इन्वर्जन को शो नहीं करता है, मीन्स उसका उल्टा सीधा एक समान दिखाई दे। जरा काउंट करो तो, दिखाते हैं। जैसे लैटरल इन्वर्जन शो नहीं करने वाला लेटर आप यहाँ देखो, अगर इसमें हम ए लिखे तो ए का इमेज भी इसी तरीके से बनेगा। कहने के लिए तो इन्वर्ट किया है, बट आपको दिखाई नहीं दिया कि इसमें लैटरली इन्वर्जन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे कितने लेटर होंगे, आप पूरा अल्फाबेट लिखो तो ए बी सी डी ई जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। काउंट करो तो पहला ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। और कोई बात बाकी सबका उल्टा होने लगेगा। काउंट करो तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब पूरे इंग्लिश के अल्फाबेट में 11 लेटर है जो लैटरल इन्वर्जन शो नहीं करेगा। बाद बाकी आप किसी को इस प्लेन मिरर में डाल के देखो, लैटरली इन्वर्टेड दिखाई देंगे। ओके, तो ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रख सकते हो कि इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल में 11 ऐसे लेटर हैं जो कि लैटरल इन्वर्जन शो नहीं करता है। सही, ये एक अपने आप में नया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मोटा मोटी प्लेन मिरर में ज्यादा कुछ, हाँ एक चीज और पढ़ लो। जैसे ये प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर के सामने अगर मान लो तुम खड़े हो यहाँ पे और इस डायरेक्शन में तुम कुछ यू स्पीड से चल रहे हो, तो तुम्हारा जो इमेज बनेगा, इमेज भी किधर चलेगा, या इधर या इधर, डेफिनेटली इधर। तो अगर तुम इस जिस स्पीड से इधर की तरफ चल रहे हो, ये भी उतना ही स्पीड से चलेगा। मतलब प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वही स्पीड किसका होगा, इमेज का। इसको अपने प्रॉपर्टी में लिख लेना, इन प्लेन मिरर the speed of image is same as speed of ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वही स्पीड किसका होता है, इमेज का होता है। अगर वेलोसिटी के सेंस में बात करो तो उल्टा, अगर ये चल रहा दाहिने की तरफ तो ये आया बाएं की तरफ, तो दोनों में रिलेटिव स्पीड कितने का होगा, 2 गुना। अगर 1 सेकंड में 5 मीटर ये चलता है तो 5 मीटर ये भी चले जाएंगे, दोनों के बीच रिलेटिव कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो रिलेटिव स्पीड दोगुने का होता है, बट ओरिजिनल एक्चुअल स्पीड जो होंगे वो सेम होता है। जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चलता है उसी स्पीड से इमेज भी चलते हैं। तो इस तरीके से आज स्टार्ट करते हुए रिफ्लेक्शन का जो प्लेन पार्ट है प्लेन मिरर से, ये रिफ्लेक्शन इतना ही में ओवर होते हैं। कल आते हैं फ्रेश टॉपिक कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन, जिसमें मिरर फॉर्मूला वगैरह, मैग्निफिकेशन, ये सब प्रूफ कर दिया जाएगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, इसका प्रूफ दिखाएंगे। एंड न्यूमेरिकल सेक्शन कल से आने लगेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जो भी क्लास में डाउट हो रहा हो आप कमेंट करके पूछो या फिर व्हाट्सएप करो, तुरंत आपको क्विकली उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। डेफिनेटली पढ़ते रहो। अगर बेनिफिशियल हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, ताकि कुछ बेनिफिट की चीज़ आपको मिलते रहे। बाय।